नमस्ते बच्चों। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और होगा, ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो आज हम नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे, जो है मेजर्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरिंग या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कितने तरीके या मेथड हैं। ठीक ना, तो उसे आज हम समझने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और मैंने आपको पहले ही कहा था, नेशनल इनकम चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके एकेडमिक में ही, आगे भी आप जब भी कोई एग्ज़ाम दोगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा, अगर इकोनॉमिक्स का टॉपिक उसमें होगा तो। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 मेथड हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, मेज़र करने के। पहला है आउटपुट मेथड, जिसे लिखा है प्रोडक्ट मेथड, यानी आउटपुट मेथड भी कह सकते हो और प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हो। दूसरा है इनकम मेथड, इसे डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, और लास्ट है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे आउटले भी कहा जाता है, आउटले मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरा है तो 3 है। पहला है आउटपुट मेथड, ठीक है, आउटपुट के हिसाब से। सेकेंड है इनकम के हिसाब से, इनकम मेथड है। और थर्ड है एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे के हिसाब से। ठीक है, चलो तो फर्स्ट आउटपुट मेथड क्या है? दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड या इन्वेंट्री मेथड। तो ये भी आप याद रख सकते हो, ये जो मेथड है आउटपुट मेथड, इसे हम प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हैं और इन्वेंट्री मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड। ये मेथड क्या करता है, हमें आउटपुट साइड से, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जब बन के तैयार हो जाते हैं, जो फाइनल आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस साइड से सोचने पे मजबूर करता है, या उस साइड से देखने के लिए कहता है कि जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, जैसे कि ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में बन के रेडी हो गया, राइट, तो रेडी होने के बाद के साइड, यानी अब इस साइड से मैं देखूंगा इसकी वैल्यू कितनी है, फिर इसको नेशनल इनकम में जोड़ूंगा। जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये फाइनल प्रोडक्ट है, तो आउटपुट क्या निकला, आउटपुट के हिसाब से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। ये कह रहा है कि भाई इस मेथड के हिसाब से देखेंगे तो इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है किसी भी देश की, वो कई भागों में बटी होती है, कई सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती, माइनिंग, खनन कह सकते हैं इसे, राइट, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, स्मॉल एंटरप्राइजेज, छोटे बिजनेस, कॉमर्स, वाणिज्य, ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, ठीक है, और सर्विसेज, अदर सर्विसेज। तो ऐसे करके कई सारे सेक्टर्स हैं, आप भी समझ सकते हो, राइट। द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड आइदर बाय वैल्यूइंग ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर एट देयर मार्केट प्राइस, और adding up all the values at each higher stage of production until these products are turned into final products। तो कह रहा है 2 तरीके का अप्रोच है। एक तो एकदम जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो चुका है फाइनल, एक ये अप्रोच देख सकते हैं, और एक दूसरा अप्रोच ये देख सकते हैं कि हर प्रोसेस पे उसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है वो कई प्रोसेस होकर गुजरता है, प्रोसेस ए पे गुजरता है, फिर प्रोसेस बी में जाता है, बी में उसके पास कोई वैल्यू ऐड होती है, फिर प्रोसेस सी में जाता है, सी में कोई वैल्यू ऐड होकर डी में जाता है, और कहीं डी और ई में जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी होता है। अब देखो ना, लाइक कुछ भी ले लो यार, अब जैसे बाइक ही ले लो, या कभी यूट्यूब वगैरह पे देखो आप कार मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, तो हर उसका स्टेप होता है, तो हर स्टेप पे कार में क्या हो रही है, वैल्यू जुड़ते जा रही है। पहले उसके चक्के और उसका मेन ये रेडी करते हैं, फिर उसकी बॉडी रेडी करते हैं, मशीनें होती हैं वो उसको कट करती हैं, शेप में लाती हैं, फिर पेंट करने का अलग प्रोसेस होता है, फिर उसको फिट करने का सब प्रोसेस अलग होता है, वायरिंग का प्रोसेस अलग होता है, टेस्टिंग का प्रोसेस अलग होता है, कई सारे प्रोसेस होकर जो है वो कार गुजरती है, और फिर जाके कहीं वो फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता है। तो हर प्रोसेस पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। पहले टायर जुड़ा तो कुछ वैल्यू ऐड हुई कार में, फिर बॉडी जोड़ी, कुछ वैल्यू ऐड हुई कार में, इंजन जोड़ा, कुछ वैल्यू और ऐड हुई कार में, सीट्स लगाए, कांच लगाए, मिरर लगाया, पूरा वो आगे जो इंडिकेटर वगैरह सब कुछ होता है वो पूरा
मदरबोर्ड लगा दिया उन्होंने, ठीक है, पेंटिंग कर दी, हेडलाइट्स वगैरह लगाया, लाइट्स वगैरह लगाया, साउंड सिस्टम लगाया। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस कार में क्या हो रही है, वैल्यू जुड़ रही है। तो दूसरा जो स्टेप है वो, दूसरा जो मेथड मतलब दूसरा जो अप्रोच है इसके अंदर, वो ये है कि हर स्टेज पे कितनी वैल्यू जुड़ रही है उसे जोड़ना। एक तो फाइनल गुड्स यानी कार जब बन के रेडी हो गई तब देख सकते हैं, और एक दूसरा हर स्टेप पे देख सकते हैं कितना कितना वैल्यू जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दो अप्रोच दिया हुआ है, हम आगे समझेंगे वो क्या है दो अप्रोच। While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple और double counting। तो इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट के वैल्यू को डबल बार नहीं ले लेना है, ठीक है। टू अवॉइड डबल काउंटिंग दिस मेथड सजेस्ट टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस। तो डबल काउंटिंग ना हो इसके लिए यहाँ पे दो तरीके हैं, दो अप्रोच हैं। पहला है अप्रोचेस फॉर मेजरमेंट ऑफ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो हमारा जो भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले सब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। पहला है अप्रोच फाइनल गुड्स अप्रोच या फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। क्या है ये? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजप्शन। According to this approach, value of all final goods and services produced in the primary, secondary and tertiary sector are included, and the value of all intermediate transactions are ignored. Intermediate goods are involved in the process of production of final goods, that is the final flow of output purchased by consumer। कहने का मतलब क्या है? फाइनल गुड्स अप्रोच यानी जब प्रोडक्ट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है, जिसको हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं, अपने ओसी वगैरह में और एसपी वगैरह में देखा होगा या अकाउंट्स में देखा होगा। फिनिश गुड्स यानी बन के प्रोडक्ट बन के रेडी है, यानी कि जैसे कि ये पेन टैब या लैपटॉप, मोबाइल, राइट, कोई भी प्रोडक्ट, शर्ट बन के रेडी है पहनने के लिए, डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए रेडी है। तो ऐसा प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंजप्शन के लिए रेडी है, पूरा बन चुका है, उसमें अब कुछ नहीं ऐड करना है, तो ये पहला अप्रोच है फाइनल गुड्स अप्रोच, जिसमें हम बीच के प्रोसेस को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। बीच का प्रोसेस मतलब क्या? सबसे पहले खेतों में उगा होगा, जैसे कि मान लो कॉटन का एग्जांपल, ठीक है। तो खेतों में से लिया गया होगा किसान से पहले इसका, फिर धागा बनाया होगा दूसरे प्रोसेस में, धागे से फिर बुनाई वगैरह की गई होगी, कपड़ा बनाने की कोशिश की हुई, कपड़ा बनाने के बाद इसको किसी टेलर ने कट किया, कट करके इतने सारी चीजें की, अब जाके फाइनल शर्ट रेडी होगा। तो बीच के प्रोसेस को नहीं जोड़ा जा रहा है यहाँ पे सीधा शर्ट लिया जा रहा है, शर्ट, ठीक ना, सीधा शर्ट लिया जा रहा है। तो ये होता है फाइनल गुड्स अप्रोच, जहां पे कंज्यूमर सीधा खरीदता है प्रोडक्ट को, ठीक ना। एंड द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यस, तो उस किसान ने जो वैल्यू लगाया, फिर जिसने धागा बनाया उसने जो वैल्यू लगाया, फिर उसके बाद जिसने इसको कपड़ा बनाया, इसका कपड़े के बाद फिर वो टेलर ने, तो डायरेक्ट जब लास्ट में बिक रहा है तो सब वैल्यू क्या है इसके अंदर जुड़ी हुई है। तो किसान की वैल्यू, धागा बनाने की वैल्यू वाले की वैल्यू, कपड़ा बनाने वाले की वैल्यू, सबकी वैल्यू इसके अंदर जुड़ी हुई है। कहे वही रहा, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में जिसने भी इस फाइनल प्रोडक्ट पे काम किया, जितने लोगों ने भी, उन सब लोगों की वैल्यू इसमें जुड़ चुकी है फाइनल प्रोडक्ट में, तो सीधा फाइनल वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है, फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स। जब हम दुकान से जाके ब्रेड खरीदते हैं तो उसमें क्या क्या कीमत जुड़ी होती है, उसमें आटे की कीमत जुड़ी होती है, ठीक है, सॉरी गेहूं की कीमत जुड़ी होती है, सॉरी सबसे पहले गेहूं आएगा, गेहूं की कीमत जुड़ी होती है, फिर उसको आटा बनाया गया है तो आटे की कीमत जुड़ी होती है। Wheat and flour are both intermediate goods. Their value are paid up during the process of production. Yes. तो ब्रेड बन रहा था तो उसके बीच में उन्होंने वीट की और फ्लोर, यानी वीट से फ्लोर या फ्लोर वीट की वैल्यू जो है ऑलरेडी पे कर चुकी गई रहती है, राइट। इन फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड, तो जब ब्रेड बन के रेडी हुआ, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो उस ब्रेड के अंदर जो आटा, मैदा जो भी इस्तेमाल किया गया वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। So, thus a separate accounting of the value of intermediate along with the accounting of value of final product would mean double counting। तो अगर हम इस शर्ट की वैल्यू भी लेते हैं, शर्ट के बाद उस कॉटन की वैल्यू भी लेते हैं, उसके धागे की वैल्यू भी लेते हैं, तो इससे क्या होगा, डबल काउंटिंग होने लगेगा।
अगर सबका हिसाब किताब जोड़ेंगे तो। इसीलिए क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट, जो पूरा लास्ट में प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है, इस शर्ट की खाली वैल्यू दी जाएगी, इसके पहले जो भी इसकी कीमत थी उसको सबको इग्नोर किया गया। ठीक है ना, गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड। तो ये पहला अप्रोच था क्या, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, राइट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट मेथड पढ़ रहे हैं। उसी में दूसरा है वैल्यू एडेड अप्रोच। ठीक है, उसी में क्या है दूसरा, वैल्यू एडेड अप्रोच। देखेंगे ये वैल्यू एडेड मेथड भी लिखा है। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। कह रहे हैं कि भाई अगर एकदम से डबल काउंटिंग इग्नोर करनी है तो आप वैल्यू एडेड अप्रोच भी यूज कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया है। कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इंक्लूडेड। ये कौन सा मेथड, दूसरा वाला जो मैंने समझाया था, यानी जितना प्रोसेस से होकर गुजरता है हर प्रोसेस पे इसकी वैल्यू जोड़ी जाती है। यानी यहाँ पे मान लो इसकी वैल्यू कुछ 100 रुपया थी, तो अगले प्रोसेस में इसकी वैल्यू 150 हो गई। 150 हो गई तो कितने वैल्यू जुड़ गया, यहाँ तो 100 जुड़ा ही था, एक्स्ट्रा कितना जुड़ गया 50। मान लेते इस प्रोसेस के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू 250 हो गई, कितना वैल्यू जुड़ गया 100 एक्स्ट्रा जुड़ गया। यहाँ से यहाँ पे इसकी वैल्यू 500 हो गई प्रोसेस डी में, तो कितना वैल्यू जुड़ गया 250 से 500 हो गया, यानी 250 वैल्यू जुड़ गया। तो ऐसे करके हर स्टेज की वैल्यू क्या की जाती है, इसमें जोड़ी जाती है कि हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड हो रहा है। जैसे मैंने कार के लिए बताया कि पहले टायर लगाया, फिर उसकी उसका बैठने वाला सब सिस्टम रखा गया, फिर ऊपर से बॉडी लगाई गई, सीट लगाया गया, साउंड सिस्टम लगाया गया। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, राइट। तो द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड इनपुट एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड। तो डिफरेंस बिटवीन मतलब इस यहाँ पे 100 वैल्यू थी और यहाँ पे 150 हो गई, तो दोनों के बीच में कितना फर्क आया 50 रुपए का। यानी 50 रुपया ए से बी के बीच में 50 रुपया इस प्रोडक्ट में क्या किया गया, ऐड किया गया। पहले तो 100 था ही, 100 के बाद 150 हुआ, 150 मतलब बीच में 50 रुपए की वैल्यू यहाँ पे बी में क्या की गई है, जोड़ी गई। फिर 150 से 250 हो गया, यानी बी से सी में कितनी वैल्यू जुड़ी गई है, 100 रुपये जुड़ी गई। ऐसे तो हम हर स्टेज की वैल्यू क्या करेंगे, जोड़ेंगे। Thus GNP is obtained as the sum of all the total value added by all different stages of the production process till the final output is reached in the hand of consumer। वो कब तक जोड़ते जाएंगे हर स्टेज का वैल्यू, जब तक कि वो फाइनली बन के रेडी नहीं हो जाता या कंज्यूमर के हाथ में नहीं चला जाता, टू मीट द फाइनल डिमांड। चलो एक टेबल देखते हैं बहुत अच्छा, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था। देखो ये प्रोडक्शन स्टेज, एक कोई प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत हो रही है और अंत में क्या बन के रेडी है, शर्ट। तो शुरू कैसे होता है और उसकी वैल्यू कैसे ऐड की गई। सबसे पहले कॉटन लिया गया, कॉटन की वैल्यू कितनी है 150 रुपए, वैल्यू आउटपुट। तो कॉटन बन के निकला तो उसकी वैल्यू कितनी थी 150, तो कितनी वैल्यू ऐड हुई, पहले स्टेज पे 150 ऐड हो गई, ठीक ना। इनपुट क्या 0 है ना, क्योंकि अभी फिलहाल कॉटन ही है। फिर यान यानी इसको हम धागा बोल सकते हैं, धागा। उस कॉटन का फिर धागा बनाया गया, धागा बनाने के बाद आउटपुट क्या आया, वैल्यू आउटपुट कितना आया, धागा बनाया, कॉटन को लिया 150 का कॉटन लेकर धागा बनाया, धागा बनाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई 250। तो यहाँ से यहाँ पे कितना वैल्यू ऐड हुआ है, यहाँ से यहाँ में कितना वैल्यू ऐड हुआ है 100 रुपये। 150 से 250 हुआ, मतलब 100 रुपये वैल्यू ऐड हुई। इनपुट क्या था 150, यही 150 था ना इनपुट यहाँ पे, और फिर बन के कितना निकला 250, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई 100, राइट। सेम फिर धागे का यूज किया गया, आगे इनपुट डाला गया और कपड़ा बनाया गया उसका, धागा यूज करके। इनपुट क्या है, तीसरे प्रोसेस में इनपुट क्या है, मान लेते हैं ये प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी। तो प्रोसेस बी से धागा जो है वो प्रोसेस सी में गया, जो 250 था। इनपुट कितना था 250 रुपया, आउटपुट कितना हुआ 400 आ गया, आउटपुट कितना आया 400। कपड़ा जब बन के निकला तो उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब 400 हो चुकी है। तो 250 से 400 हुआ, तो कितनी वैल्यू ऐड हो गई बीच में 150। 250 से 400 हुआ, 150 ऐड हुआ, तभी जाके 400 हुआ। फिर यही कपड़ा क्लॉथ जो बना है, इसी कपड़े को प्रोसेस डी में डाला गया, प्रोसेस डी में इनपुट कितना था 400, कपड़ा हमने डाला, राइट। बन के क्या निकला शर्ट, क्या निकला बन के शर्ट, कितने का 500। यानी सी से डी में कितना वैल्यू ऐड हुआ 100 रुपये, और हमारा फाइनल गुड्स रेडी हो गया।
तो टोटल वैल्यू कितनी ऐड की गई, सबसे पहले 150 लिया गया, फिर बीच में 100 रुपये और ऐड किया गया, फिर 150 और फिर 100, ऐसे करके जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो है 500। ये लिया जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझेगा कि फाइनल गुड्स अप्रोच और ये वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू लास्ट में सेम ही आने वाली है। फाइनल गुड्स अप्रोच में हम लोग ये सीधा ले रहे थे वैल्यू, ये या ये बोल सकते हो, ये वैल्यू ले रहे थे या ये वैल्यू ले रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडेड अप्रोच में हर स्टेज का वैल्यू जोड़ते जा रहे हैं और वो भी वही आने वाला है। तो दोनों घुमा फिरा के सेम है, तरीका देखने का अलग है। ठीक है ना, आई होप समझ रहे हो। सो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट परचेज। ठीक है, वो जो ऊपर मैंने समझाया वही सारी चीजें लिखी हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई होप समझ गए। ठीक ना, एक था कि फाइनल गुड्स सीधा फाइनल अमाउंट देखना था 500, ये था फाइनल गुड्स अप्रोच, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच जो पहला हम लोगों ने पढ़ा। और दूसरा क्या था, दूसरा था वैल्यू एडेड, यानी हर स्टेज पे जोड़ा गया, 150 जोड़ा गया, 100 जोड़ा गया, 150 जोड़ा गया, फिर 100 जोड़ा गया, ऐसे करके कितना आ गया, 500 रुपये आ गया। यानी वाली वैल्यू तो वापस से सेम ही आया है, लेकिन देखने का तरीका अलग। ठीक ना, प्रिकॉशंस, सावधानी क्या क्या रखनी है इस मेथड को इस्तेमाल करते वक्त, जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं इस मेथड से, आउटपुट मेथड से, तो क्या देखेंगे। टू अवॉइड डबल काउंटिंग द वैल्यू ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। यस, जो 500 रुपये लास्ट में आया है उसी को हम लोग को ध्यान में देना है, बीच की चीज़ों को जोड़ना नहीं है उस 500 में। गुड्स यूज फॉर द सेल्फ कंजप्शन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। इम्प्यूटेड मतलब जैसे किसान है, ठीक है, खेती कर रहे हैं, खेती करने के बाद जो फसल होती है उसमें से वो खुद के लिए भी तो कुछ रखता है, बेचता है तो बेचता ही है, उसका तो इनकम आएगा ही आएगा, वो जोड़ा ही जाएगा। लेकिन जो खुद के लिए रख रहा है वो उसका वैल्यू भी जोड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम लोग आउटपुट मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट मेथड। तो खुद भी जो कंज्यूम करेगा वो भी इनकम उसमें जुड़ेगी, मतलब उसकी भी वैल्यू, उस प्रोडक्ट उस आउटपुट की भी वैल्यू इसमें जोड़ी जाएगी। Indirect taxes including the market prices are deducted and subsidies given by the government to certain products should be added for accurate estimation of national income। कह रहा है कि भाई जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे, ठीक है, और जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे छूट देती है, यानी छूट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट पैसा पे करती है उतना। सब्सिडी का मतलब बता देता हूँ, बहुत लोग को नहीं पता होता है, कन्फ्यूजन होता है। सब्सिडी जो होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से छूट होती है, यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ जो 500 रुपये की मिल रही है, तो गवर्नमेंट अगर बोलती 50% सब्सिडी है, तो वही चीज़ आपको 250 में मिलेगी। तो बीच का डिफरेंस कितना है, 250, ये 250 पे करती है गवर्नमेंट। कौन पे करता है, बोला ना, गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें सब्सिडी में दी जाती है, तो गरीबों के लिए वो 250 रुपये कौन पे करती है, गवर्नमेंट पे करती है, और आपको 250 रुपये आपको पे करना पड़ता है। तो सब्सिडी का मतलब ये होता है छूट होती है। तो जो सब्सिडी होगी वो जोड़ ली जाएगी और जो टैक्सेस होंगे वो माइनस कर दिए जाएंगे। ठीक है, while evaluating output changes in the price level between different years must be taken into account। तो एक साल से दूसरे साल में जब इंटर हो रहे हैं तो प्राइस डिफरेंस भी हमें ध्यान में देखना है कि प्राइस डिफरेंस कितना आ रहा है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए हमें कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड। तो कहने का मतलब यही है कि एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट माइनस करना है, ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसे ही लेना है। डिप्रिसिएशन ऑफ असेट्स शुड बी डिडक्टेड, ये हमने सब कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। डिप्रिसिएशन माइनस करना है, डिप्रिसिएशन का मतलब मैंने बताया था, जब भी कोई सामान यूज होता है या एक समय गुजरता है तो उसकी वैल्यू कुछ कम होती है, तो हमें माइनस करनी होती है। सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द करंट प्रोडक्शन। यह ध्यान देना, सेकेंड हैंड गुड्स लिखा है। मैंने पेन टैप खरीदा है 2 महीने पहले, 1 साल बाद 2 साल बाद मैं इसे जाकर किसी को बेचूंगा तो मेरी इनकम होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो इनकम कह रहा है कि नहीं जोड़ना है, इग्नोर करना है। इग्नोर क्यों कह रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी इनकम एक बार जोड़ी जा चुकी है, और हमें पता है कि हमें डबल बार एक ही सामान का इनकम 2 बार नहीं जोड़ सकते। मैंने कहीं से खरीदा है ना, जिस कंपनी से भी खरीदा है मैंने, उस कंपनी को इनकम दी है, तो उस कंपनी का इनकम आज के साल में जुड़ चुका है। मैं 2 साल बाद जाकर अगर किसी को बेचूंगा तो वापस से इससे इनकम क्रिएट होगा, लेकिन वो इनकम नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसका एक बार इनकम जुड़ चुका है,
तो सेम टाइप का वापस इनकम जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड हैंड गुड्स जो बेचे खरीदे जाते हैं उनका भी इनकम नहीं जोड़ा जाता, उसका भी वैल्यू नहीं जोड़ा जाता। कहने का मतलब इनकम क्या, वैल्यू नहीं जोड़ा जाता, ठीक है। आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन एरर। कह रहा है कि भाई आउटपुट मेथड जो है, ये जो मेथड है ये काफ़ी कम कंट्रीज में इस्तेमाल होता है, और खासकर इस्तेमाल करने वाले कंट्री अंडर डेवलप्ड हैं, क्योंकि ये कुछ एरर है इसके अंदर, ऐसा कह रहे हैं। इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स। कह रहे हैं इंडिया में ये कृषि में, खनन में और उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथों, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनाने वाले जो भी कुम्हार हो गए, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो हाथों से काम करते हैं, हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। बट इट इज़ नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स इन इंडिया। और इंडिया में ये मेथड जो है ट्रांसपोर्ट, यातायात, कॉमर्स, वाणिज्य और कम्युनिकेशन, संचार में इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। आगे चलते हैं। सेकेंड मेथड, इनकम मेथड। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। कह रहा है फैक्टर कॉस्ट मेथड, दूसरा नाम क्या है इसका, फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है। दिस मेथड एस्टिमेट नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। मैंने ऊपर आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन साइड मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम साइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम साइड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हमने क्या क्या पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग वेजेस पढ़ रहे थे, इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, प्रॉफिट पढ़ रहे थे और रेंट पढ़ रहे थे, था ना। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। यही हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ध्यान देना है इस पॉइंट पे, बाकी भूल जाओ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन ऑफ अ कंट्री। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो भी लोग कमा रहे हैं, तो जो भी पैसा उनको आया, जो भी उन्होंने कमाया, जो भी उनकी इनकम हुई, वो इन अ पर्टिकुलर ईयर एडेड अप, दैट इज इनकम दैट अक्योर टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय वे ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो इंडिया में जितने लोग कर रहे हैं काम, अच्छा आप मुझे थोड़ा सोचो जरा, पहली बात तो क्या सोचो, अब ये देखो कि अगल बगल आपके काम करने वाले लोग कितने टाइप के हैं। यस, ध्यान दो, काम करने वाले लोग आपके जो अगल बगल हैं वो कितने टाइप के काम करते हैं। आप देखोगे कि वो या तो लेबर हैं, या तो लैंड ओनर हैं, मतलब उनको जो इनकम आ रही है, चलो काम करने वाले मतलब उनको जो इनकम आ रही है वो तीन चार तरीके से आ रही है। लेबर का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से भी है, दोनों इसी में आता है, ठीक ना। लैंड ओनर यानी वो जमीन है उनके पास, रेंट वगैरह पे देते हैं, पैसे में लेन देन करते हैं, पैसे उधारी पे लेते देते हैं, ठीक ना। और लास्ट में है या तो बिजनेस करते हैं यानी एंटरप्रेन्योर है। प्रोफेशन भी इसमें आ जाता है, लेबर में आ जाता है, लेबर में सब आ जाता है, एम्प्लॉय, प्रोफेशन, किसी भी टाइप का सब कुछ इसमें आ जाता है। तो आप देखोगे कि इन्हीं मतलब इसी तरह की चीज़ों से इंसान इनकम कर रहे हैं। और इन तरह की चीज़ों में क्या मिलता है, वेजेस। वेजेस लेबर के लिए हो गया, एम्प्लॉय है तो सैलरी, और कोई प्रोफेशनल है तो फीस लेगा, जैसे लॉयर, टीचर, ये फीस लेते हैं, वो सब भी लेबर में आ गए। इंटरेस्ट किस पे आ गया, कैपिटल पे आ गया, अगर कोई पैसे में सौदा करता है, लेन देन करता है, जैसे बैंक हो गई, राइट। प्रॉफिट, बिजनेसमैन है बहुत सारे, उनको इनकम कैसे होती है, बिजनेस करके। रेंट, लैंडलॉर्ड से बहुत सारे जमीन देकर रेंट वसूलते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से इनकम हो रही है, इसीलिए ये चार फैक्टर्स लिए गए यहाँ पे। तो दुनिया में कोई कुछ भी काम कर रहा हो, इन्हीं सब चार कैटेगरी में आता है, ठीक ना। तो इन्हीं जब चार कैटेगरी में आता है तो इन्हीं चार कैटेगरी से ही जो इनकम आएगी उसी पे ध्यान दिया जाएगा। तो इन चार कैटेगरी से क्या इनकम आती है, रेंट आता है, या तो वेजेस, सैलरी, फीस आती है, इंटरेस्ट आता है, या प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो पूरे जैसे इंडिया में बात करें तो पूरे इंडिया में जितने लोग काम कर रहे हैं वो लोग इन्हीं में से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और इनके इनकम भी इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगी, राइट। तो उन सबको जब जोड़ लिया जाएगा तो नेशनल इनकम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इनकम रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर्ड। क्या कह रहा है, इनकम रिसीव्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, यानी जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं रवि सर, मैंने पैसे कमाए, फीस
मैं पढ़ा रहा हूँ, फीस आई, और उसी फीस को मैंने अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को मैंने भेज दिया। तो मम्मी पापा के लिए भी तो इनकम ही है ना? मम्मी पापा के लिए भी क्या हुआ, ये तो इनकम ही हुआ ना। लेकिन ये इनकम नहीं जुड़ेगा नेशनल इनकम में। इनकी साइड से हम क्या पढ़ रहे हैं कि इनकम मेथड में हम इंडिया में रह रहे हर किसी इंसान के इनकम को जोड़ लेते हैं, ठीक ना। मान लेते हैं मैंने 2 लाख रुपए कमाए, तो ये इनकम तो नेशनल इनकम में जुड़ गया मेरे साइड से, मेरा साइड से जुड़ गया, मेरा काम खत्म। अब मेरे पापा मम्मी के पास गए लोग नेशनल इनकम वाले, और उनके अकाउंट को चेक किया, तो उनके अकाउंट को चेक किया तो ये 2 लाख रुपए जो मैंने कमाए थे, मैंने इनको भेज दिए हैं। इनके अकाउंट में जाके देखें, अरे इनके अकाउंट में भी 2 लाख रुपए आए, ये भी 2 लाख जोड़ लेते हैं। तो ऐसे तो एक्चुअली में तो 2 ही लाख इनकम क्रिएट हुई है जो 2 जगह दिख रही है। तो जब ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, 2 लाख मेरे में भी और वही 2 लाख मेरे पापा में भी था, टोटल उनके नज़र में 4 हो जाएगा। तो जो ट्रांसफर पेमेंट होता है वो ऐड नहीं किया जाता, कमाया हुआ पैसा ऐड किया जाता है। कहने का मतलब यही है, अगर पापा मम्मी ने ये ट्रांसफर पेमेंट के अलावा कुछ पैसा कमाया है और 1 आध लाख, तो वो 1 लाख रुपए जोड़ लिया जाएगा। आई होप समझ रहे हो, कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में जुड़ता है, ट्रांसफर किया हुआ पैसा नहीं, ठीक है। So the data pertaining to income are obtained from different sources, for instance, from income tax returns, reports, books of accounts, as well as estimates for small income. ठीक, चलो आगे चलते हैं। GNB can be treated as sum of all factors income earned as a result of undertaking economic activities, ठीक है। तो GNP जो है ऑल फैक्टर्स ऑफ, जो फैक्टर्स हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उनके इनकम को ही कैलकुलेट करके करते हैं। आइए उसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, सीधा, इतनी थियरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। नेशनल इनकम लेवल पे हम कैसे देख सकते हैं, इनकम मेथड में कैसे कर सकते हैं। रेंट को प्लस करेंगे, सारे जितने लोगों ने पूरे इंडिया में जितने लोगों ने रेंट वसूला है वो, वेजेस जितने लोगों ने अर्न किए, वेजेस में फीस भी आ गई, सैलरी भी आ गई और वेजेस भी आ गए, इंटरेस्ट, बैंकों के इंटरेस्ट, राइट, और प्रॉफिट, जितने बिजनेसमैन ने जो प्रॉफिट कमाया है, और साथ साथ मिक्स्ड इनकम, कुछ अलग कमीशन वमीशन ऐसा सब कोई इनकम है वो इनकम भी जुड़ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करना है, और नेट रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड से रिसीव होने वाले और अब्रॉड में किए गए पेमेंट को माइनस करना है। यहाँ पे फॉर्मूला है, नेशनल इनकम में ना है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस रिसीप्ट माइनस पेमेंट, राइट। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। प्रिकॉशन क्या लेना है यहाँ पर, जब हम इनकम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स आर लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, डोनेशन। देखो यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर पेमेंट कौन कौन से होते हैं, स्कॉलरशिप्स, सरकार और बहुत सारी संस्थाएं क्या करती है, स्कॉलरशिप देती हैं पढ़ने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। गिफ्ट्स मिलते हैं, यस, पैसों में भी गिफ्ट मिलता है, आपको पता होगा, राइट। डोनेशंस, यस, बहुत सारी संस्थाओं को हम डोनेट करते हैं तो डोनेशन भी काउंट नहीं होगा। चैरिटी, सहयोग, ओल्ड एज पेंशन वगैरह, सरकार जो पेंशन देती है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सरकार बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, जैसे मनरेगा हो गया, ठीक ना। शुड बी इग्नोर्ड, ये सब इग्नोर किया जाएगा क्योंकि ये सब कमाया नहीं जा रहा है, ये कहीं इनकम ऑलरेडी क्रिएट हुई है, बस वही ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, वही ट्रांसफर हो रही है। सो ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ अ हाउसवाइफ, टीचर्स टीचिंग हर चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड। और अनपेड सर्विसेज भी इसमें काउंट नहीं होंगे, जैसे कि हाउसवाइफ का भी काम होता है ना भाई। हाउसवाइफ जो घर में खाना बना रही है वो फ्री में बना रही है, लेकिन अगर वही होटल में बनाती तो पैसे कमाती। तो क्योंकि ये पे नहीं किया जा रहा है इसलिए भी इग्नोर किया जाएगा। टीचर टीचिंग हर चाइल्ड, टीचर तो है लेकिन स्कूल में है, अपने बच्चों को पढ़ा रही है तो उसका पैसा जोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये तो हम लोगों ने पहले ही कर दिया है, कोई भी ऐसा गुड्स है जो सेकंड हैंड बेचा जा रहा है उसका पैसा नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसका एक बार पैसा जोड़ लिया गया है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर। शेयर, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट वाली जो भी चीज़ें होती है उसमें मतलब शेयर वगैरह जो खरीदा बेचा जाता है उसके पैसे यहाँ नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। Do not add anything to the real income, national income.
The revenue received by a government through direct taxes should be ignored as it is only a transfer of income. Yes, गवर्नमेंट जो डायरेक्ट टैक्स लेती है यानी इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इग्नोर करना है, नहीं ऐड करना नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स इनकम पे लिया गया है, जो इनकम ऑलरेडी पहले से ही कैलकुलेट हो चुकी है उसी पे टैक्स है, तो वो नहीं लेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस सच एज वाटर सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड। तो ऐसा कोई प्रॉफिट, कोई ऐसी चीजें जो नहीं जुड़ी हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कंपनियों में ऐसे कुछ प्रॉफिट होते हैं जो अभी बांटे नहीं गए हैं, कंपनी में ही रखे गए हैं, वो जोड़े जाएंगे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से कोई इनकम हुआ है, पब्लिक सेक्टर से कुछ इनकम हुआ है, राइट, तो वो सब जोड़ेंगे, जैसे कि वाटर सप्लाई लिखा है यहाँ पे। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन केयर फॉर सेल्फ कंजप्शन और इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर्स वगैरह वगैरह। तो सेल्फ कंजप्शन जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसान जो है वो प्रोडक्शन करता है, खेती करता है, आउटपुट के बाद वो कुछ सामान बेचता है, खुद अपने लिए रखता है, तो अपने लिए जो रखा है वो भी वैल्यू जोड़ेंगे यहाँ पे। और साथ साथ कह रहे हैं उस घर का भी रेंट जोड़ेंगे जो घर में मालिक खुद रह रहा है। यस, जिस घर में मालिक खुद रह रहा है उसका भी रेंट जोड़ा जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। कहोगे कि ऐसे कैसे, मतलब उसकी तो कोई इनकम नहीं होती, लेकिन वो जोड़ी जाती है। कभी और समझेंगे कि क्यों कैसे, क्योंकि बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। बस इतना समझ लो कि घर में जो हम रहते हैं, मतलब हमारा खुद का भी घर है, हमने 4 भाड़े पे दिया है, उसका इनकम तो जोड़ना ही है, हम जो रह रहे हैं उसका इनकम भी जोड़ना है, उतना ही रेंट। इन इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्टैटिकल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द इनकम मेथड फॉर एडिंग अप द इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, प्रोफेशन एंड लिबरल आर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ जो नेशनल इनकम कमेटी है, जो CSO के लिए काम करती है, वो इनकम मेथड इस्तेमाल करती है किन चीज़ों में? ट्रेड में, व्यापार कह सकते हो आप, ट्रांसपोर्ट में, यातायात में, प्रोफेशन में, और लिबरल आर्ट्स में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डोमेस्टिक सर्विसेज में, ठीक है। तो आई होप चीज़ें समझी होंगी आपको। कितना टाइम हो गया? चलो तो लेक्चर यहीं ऐड करते हैं, अगला मेथड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।